तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। पॉलिटी की सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक यानी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्राविधान भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनुच्छेद 76 की, तो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्राविधान करता है। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की बात करता है। ये जो पद है ये भारत संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। तो भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है वो लिया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे की। तो यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी योग्यता की, यानी कि कौन व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति। वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। अब बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति की। नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वे स्वविवेक से भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति नहीं कर सकते, बल्कि मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। तो मंत्री परिषद की सलाह पर, जो कि आर्टिकल 74 क्लोज 1 में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इनके वेतन की। तो इनका कोई निश्चित वेतन नहीं है। जो राष्ट्रपति होते हैं समय समय पर तय करते हैं कि भारत के महान्यायवादी का वेतन कितना होगा। वेतन के तौर पर इनको मानदेय दिया जाता है, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर है। तो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। क्या मिलता है इनको, मानदेय मिलता है। और कितना मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर। तो इस प्रकार से हमने वेतन की बात कर ली। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई निश्चित वेतन नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति समय समय पर तय करते हैं कि इनका वेतन कितना होगा। वेतन के तौर पर इनको मानदेय मिलता है। और कितना मानदेय मिलता है वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर मानदेय मिलता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इनका कार्यकाल। तो इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।
तो कार्यकाल की बात कर रहे हैं हम, तो इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको अपने पद से हटा सकता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति स्वविवेक से हटा सकता है? तो नहीं, ये भी मंत्री परिषद की सलाह पर ही होता है। अब बात करते हैं इनके कार्य की। तो इनका क्या कार्य होता है? भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, हालांकि जो भारत सरकार को ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कानूनी सलाह देते हैं, भारत सरकार उसको माने या ना माने ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखना। तीसरी बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया कोई भी कार्य करना। तो इस प्रकार से हमने जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनके कार्य की बात कर ली। देखिए, इनको कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, तो वे विशेष अधिकार क्या है इसको भी समझ लेते हैं। विशेष अधिकार, विशेष अधिकार में संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। दूसरा, संसदीय समिति के सदस्य बन सकते हैं। लेकिन इनको संसद में वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो विशेष अधिकार में क्या क्या आएगा? संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, साथ ही संसदीय समितियों के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन संसद में इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता। हम कह सकते हैं कि जो सांसद होते हैं, सांसदों को जितने भी विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, उन विशेषाधिकारों में सिर्फ एक अधिकार को छोड़कर, यानी वोटिंग के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार भारत के महान्यायवादी को मिले हुए होते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके से आज हमने बात कर ली भारत के महान्यायवादी की, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, आर्टिकल 76 की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी के किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।